हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। यू मोस्ट वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दोस्तों, एसबीआई का एग्जाम बहुत नियर बाय है और इस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज से एक सीरीज जो कि एसबीआई के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मस्ती से हर एक क्वेश्चन को लगाइए और यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मस्ती के साथ मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को और इस सीरीज को। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए आज के इस मॉक के नंबर 1 क्वेश्चन को, राइट। यू विल बी गिवन 30 सेकंड फॉर एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को आपको 30 सेकंड में फिनिश करना है। करें स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन बिफोर यू, बट बिफोर देन दैट ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, तो आप डेफिनेट है इस चैनल पे इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। ये रहा सेशन यहां से, एसबीआई क्लरिकल क्लास 1। कम ऑन, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड लेट मी नो। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें और मुझे बताएं क्या होना चाहिए। You will be given 30 seconds, guys. Come on, your time starts now. You will be given 30 seconds for every question. The manager urged employees to dash a positive work environment through teamwork. क्या सही आंसर होना चाहिए? Read the sentence carefully and let me know. द मैनेजर अर्ज्ड एम्प्लॉइज, मैनेजर ने अर्ज किया, गुहार लगाई एम्प्लॉइज से कि उन्हें क्या करना चाहिए पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट के लिए टीम वर्क के साथ। योर टाइम स्टॉप्स हियर। सो दोस्तों, यहां सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होना चाहिए द मैनेजर अर्ज्ड एम्प्लॉइज। मैनेजर ने एम्प्लॉइज से अर्ज किया टू कल्टीवेट करना, मतलब चीजों को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिव बनाना एक पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट को, किससे? टीम वर्क के साथ। भाई सीधी सी बात है, हर एक मैनेजर एक चीज चाहेगा कि जितनी अच्छी टीम होगी, राइट, उतना ही अच्छा वहां का मैनेजमेंट होगा। तो वही राइटर ने कहा कि एक अच्छी टीम के साथ मैनेजर ने चाहा, उसने अर्ज किया एम्प्लॉय से कि कल्टीवेट करो, बनाओ। यहां पे कल्टीवेट करने का मतलब है क्रिएट से, मेक से, बनाने से। क्या? एक पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट को, जो कैसे बनेगा? एक टीम वर्क के साथ, ठीक है। सो द राइट आंसर मस्ट बी ए। यहां पे नेग्लेक्ट, डेमोलिश और डिवास्टेट का कोई सेंस नहीं है। तीनों नेगेटिव वर्ड हैं। डेमोलिश का मतलब होता है बूम, ढह जाना, नष्ट हो जाना। डिवास्टेट, नष्ट हो जाना। नेग्लेक्ट, लापरवाही, ठीक है। तो तीनों गलत है। आइए नंबर 2 दोस्तों, यह है आपके लिए पैसेज। बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग ही पैसेज से हो गई। चलिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट पूरा पढ़ने के लिए। इसको रीड करें और बताएं क्या होना चाहिए। रीड द पैसेज केयरफुली। कम ऑन दोस्तों, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए। हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए, हर एक सेंटेंस को देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पढ़ने के बाद, जैसे आप कंप्लीट कर लें। कम ऑन, फास्ट। And 2 more seconds, guys. Your time is up here. Your time is up. चलिए अब मैं आपके संग पढ़ लेता हूं एक बार और देखते हैं कि पैसेज में क्या कहना चाह रहा है राइटर। In a landmark verdict, the Supreme Court on Monday upheld the 2019 decision of the Centre to abrogate special status for the erstwhile state of Jammu and Kashmir under Article 370 and set a deadline of September 30 next year for the assembly elections to be held। सीधी सी बात है भाई, इन अ लैंडमार्क वर्डिक्ट, एक लैंडमार्क को लेकिन वो वर्डिक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को
अपहेल्ड 2019 डिसीजन, जो कि 2019 का डिसीजन जो अपहेल्ड पड़ा हुआ था ऑफ द सेंटर का टू एब्रोगेट स्पेशल स्टेटस, उखाड़ फेंकने के लिए स्पेशल स्टेटस को, जो कि फॉर द अस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले से जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ है, उसके लिए अंडर आर्टिकल 370 के अंतर्गत एंड सेट की उसने डेडलाइन सितंबर 30 की नेक्स्ट ईयर फॉर द असेंबली इलेक्शंस को लेकर टू बी हेल्ड, कि भाई ये तब तक किया जाना चाहिए। राइटर ने कहा द यूनानिमस ऑर्डर बाय अ बेंच ऑफ 5 जजेस headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud followed more than a dozen petitions challenging the revocation and a subsequent decision to split the state into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh। सीधी सी बात है, राइटर ने साफ साफ कहा यहां पे एक चीफ जस्टिस के संग संग एक टीम बैठाई गई, राइट, पूरा का पूरा, और उन्होंने इसको 2 चीजों में तोड़ दिया, यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया, जिनमें से एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। उन लोगों ने एक यूनानिमस डिसीजन लिया, सबने मिलकर सर्वसम्मति वाला डिसीजन लिया, और डिसीजन क्या निकला कि इसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाए, एक जम्मू एंड कश्मीर के नाम से और एक लद्दाख के नाम से। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, इसको पढ़ें और बताएं क्या आंसर होना चाहिए नंबर 2 का, मतलब नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड इन द लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन मंडे। वो मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहोल्ड किया लैंडमार्क वर्डिक्ट में मंडे को। सो द राइट आंसर मस्ट बी वन एंड ओनली बी दोस्तों। बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस में साफ साफ दे रखा था द 2019 डिसीजन ऑफ द सेंटर, जो 2019 का जो डिसीजन था सेंटर का, टू एब्रोगेट स्पेशल स्टेटस, की एब्रोगेट कर दिया जाए, उन्मूलन कर दिया जाए, हटा दिया जाए स्पेशल स्टेटस को फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से, राइट। तो भाई सीधी सी बात है, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहोल्ड किया इन द लैंडमार्क वर्डिक्ट में ऑन मंडे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 का जो डिसीजन था सेंटर का एब्रोगेट करने का स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, तो उसने इसी को अपहोल्ड किया। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, क्लियर हो गया ना सबको? फिर से आपको बता देता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सपोर्ट किया, किस लैंडमार्क वर्डिक्ट के लिए उसने लेकिन उन चीजों को उठाया। तो जो 2019 का जो डिसीजन था उसको उसने उठाया टू एब्रोगेट स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। नंबर नेक्स्ट, हु हेडेड द बेंच ऑफ 5 जजेस दैट इशूड द यूनानिमस ऑर्डर। किसने लीड किया उस 5 जजेस की बेंचेस को? बहुत सिंपल आंसर है इसका, Who had it? किसने लीड किया उस बेंच को 5 जजेस की दैट इशूड द यूनानिमस डिसीजन, जिसने यूनानिमस ऑर्डर दिया था। तो यूनानिमस सर्वसम्मति वाला जो ऑर्डर दिया था उस बेंच को किसने हैड किया, किसने लीड किया? सो दैट वाज ओनली चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना कि द सेंटर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, बाकी तीनों गलत है, क्योंकि भाई उस बेंच को तो केवल डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के द्वारा ही हैडेड किया गया था। चलिए Number next, number 4 guys, come on, what must be the right answer? What deadline did the Supreme Court set regarding the assembly elections in Jammu and Kashmir? कौन सी डेडलाइन सेट की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई रिगार्डिंग द असेंबली इलेक्शंस को लेकर जम्मू एंड कश्मीर में? कौन सी एक डेट दी गई थी दोस्तों? जी हां, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी ने, सितंबर 30 नेक्स्ट ईयर। आपने यदि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ा हो तो यहां पे राइटर ने साफ साफ दे रखा था सितंबर 30 नेक्स्ट ईयर की डेट दी गई थी, एक डेडलाइन कि इस डिसीजन को कंप्लीट कर देना है। सो व्हाट डेडलाइन डिड द सुप्रीम कोर्ट सेट रिगार्डिंग द असेंबली इलेक्शंस, मतलब असेंबली इलेक्शंस को लेकर जम्मू एंड कश्मीर में किस तारीख को उसने कहा था कि ये सब कंप्लीट हो जाना है? तो उसने सेट किया 30 नेक्स्ट ईयर की सितंबर, ठीक है। नंबर 5, how many petitions challenged the revocation of special status and the decision to split the state? कितने सारे पिटिशन चैलेंजेस ऐसे थे जिन्होंने रिवोक किया, कैंसिल करना चाहा स्पेशल स्टेटस को और डिसीजन को
कौन सा डिसीजन? स्प्लिट द स्टेट, कि स्टेट को हमें स्प्लिट करना है। कितने पिटिशन चैलेंज ऐसे थे? कितने पिटिशंस ऐसे थे जिन्होंने चैलेंज किया है स्पेशल स्टेटस के रिवोकेशन को? कमान दोस्तों जल्दी बताएं। बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। कितने पिटिशंस ऐसे थे जिन्होंने चैलेंज किया कि भाई रोक दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए स्पेशल स्टेटस को एंड द डिसीजन को, किसको? टू स्प्लिट द स्टेट, स्टेट को स्प्लिट करने के लिए। एंड सी इज द राइट आंसर, मोर देन अ डजन। दोस्तों फिफ्थ का आंसर सही क्या है? मोर देन अ डजन। भाई आपने देखा होगा सेंटेंस में साफ साफ दे रखा था, मोर देन अ डजन जो था वो साफ साफ दिखा रहा था कि भाई रिवोक करना है, राइट? इज इट क्लियर एवरीवन? यदि हम इसको थोड़ा पीछे ले जाएं तो यहां हम देखेंगे यहां था द यूनानिमस ऑर्डर बाय अ बेंच ऑफ 5 जजेस हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ फॉलोड मोर देन अ डजन पिटिशंस चैलेंजिंग द रिवोकेशन, राइट, एंड अ सब्सिक्वेंट डिसीजन। तो मोर देन अ डजन जो थे पिटिशंस थे जिन्होंने चैलेंज किया था रिवोकेशन को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 6, what were the two union territories created as a result of the decision? कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी थी जिनको क्रिएट किया गया उस डिसीजन के रिजल्ट के तौर पर, मेंशन इन द पैराग्राफ, जो पैराग्राफ में मेंशन थी। तो जल्दी से बताएं कौन सी वो दो सिटी थी, कौन सी वो दो यूनियन टेरिटरीज थी? तो दैट इज द ओनली राइट आंसर, दैट इज ए एंड बी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? ए एंड बी, because Jammu and Kashmir and Ladakh were the two union territories which were created as a result of the decision mentioned in the paragraph. सिंपल था, पैसे सिंपल था दोस्तों, बस उसकी फिगर को हमें ध्यान में रखना था और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। बहुत ही छोटा पैसेज था और छोटे से ही शुरुआत करनी है। एसबीआई क्लरिकल में बहुत धमाका नहीं आता, हम मेंस की बात नहीं कर रहे, हम प्री की बात कर रहे हैं। तो प्री में बहुत सिंपल पेपर आता है, बस यही सिंपल जो चीजें हैं ना, आपको इनको रिगार्ड करना है, आपको इनको ध्यान से करना है, केयरफुली। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए नंबर 7, जल्दी से बताएं इस सेंटेंस में एरर क्या होना चाहिए, और एरर के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड का टाइम। कम ऑन। As per the agreement, scientists from both of the territory countries will work together to find a solution. What must be the right answer of this question? Come on everyone. सेंटेंस बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, एंड योर टाइम इज अप हियर। सेनेस ने कहा एज पर द अग्रीमेंट साइंटिस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ द कंट्रीज। यहां पे दोस्तों हम लोग बोथ के संग ऑफ का यूज नहीं करेंगे, बोथ द कंट्रीज होना चाहिए। द राइट आंसर मस्ट बी वन एंड ओनली बी। द राइट आंसर मस्ट बी वन एंड ओनली बी। क्यों? एज पर द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो है बोथ कंट्रीज से विल वर्क, काम करेंगे टुगेदर, एक साथ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो बोथ द कंट्रीज शुड बी द राइट आंसर, right? Not both of the countries. There is no word like both of the countries. We must use both the countries. Am I clear? चलिए number 8. Your time starts now. 30 seconds guys. Come on. You have failed to produce no evidence to support the charge that he is responsible for the error. तुम फेल हो गए ये चीज दिखाने में, कोई भी एविडेंस को सपोर्ट करता है जो उस ब्लेम को, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड योर टाइम इज अप दोस्तों, योर टाइम इज अप। यू हैव फेल्ड, तुम फेल हो चुके हो, टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने में नो एविडेंस कैसे आ जाएगा? जब फेल आ चुका है यहां पे, तो नो एविडेंस का मतलब क्या है? सो दोस्तों नो के प्लेस पे यूज होना चाहिए था एनी वर्ड। And now this is the right answer. You have failed to produce. तुम फेल हो गए प्रोड्यूस करने में any evidence, कोई भी एविडेंस जो कि सपोर्ट करे उस ब्लेम को, that he is responsible for, जिसके लिए वो जिम्मेदार है,
जिस एरर के लिए, जिस मिस्टेक के लिए वो जिम्मेदार है, दैट ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। नहीं, ये क्या बवाल है? हाँ, ये भी सही है। चलो देखिए, यदि यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड लग गया है, दैट ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पे भी हो सकता है एंड फॉर द एरर भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो नहीं आएगा, नो के प्लेस पे एनी आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेल भी नेगेटिव और नो भी नेगेटिव, तो नो एविडेंस पेश करने में ये कौन सा एविडेंस होता है कि कोई भी एविडेंस नहीं दिया? भाई एविडेंस देने की बात कर रहा है ना, तो एनी एविडेंस, कोई भी की इंग्लिश होती है एनी। नो का मतलब तो कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 9। Your time starts now, guys. Come on, everybody. What must be the right answer of number 9? The economical condition of our country is bad and unlikely to improve in near future. Oh, your time is up. Your time is up. The economical condition. Economical, दोस्तों पहले तो आप ये समझ लीजिए कि what is the difference between economical और economic. Economic जो वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों आर्थिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक, राइट? आप इसको कह सकते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ये होता है इकोनॉमिक। और इकोनॉमिकल का मतलब होता है दोस्तों फ्रगल, मतलब कम खर्चीला, मितव्ययी इंसान जो खर्चे कम करता है। फ्रगल आप इसको कह सकते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट, राइट? ये कहलाता है आपका इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल जो वर्ड है, ये आपको शायद दिखेगा नहीं, ये मैंने हल्के में लिख दिया। एनीवे, इकोनॉमिकल जो वर्ड है दोस्तों, इकोनॉमिकल कंडीशन का मतलब हो गया एक ऐसी कंडीशन जो कि बड़ी कंजूसी वाली कंडीशन है। तो यहां पे इकोनॉमिकल कंडीशन की तो बात ही नहीं हुई। यहां पे राइटर ऐसा कुछ नहीं कह रहा, यहां पे कह रहा है इकोनॉमिक कंडीशन, राइट? यहां पे इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो रही है। तो दोस्तों रिलेटेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमिक मींस क्या होता है? रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो यहां पे आना चाहिए द इकोनॉमिक कंडीशन, न कि इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या है? आर्थिक कंडीशन हमारी कंट्री की बुरी है और संभावना नहीं है कि वो इंप्रूव होगी नियर फ्यूचर में, मतलब दिखाई नहीं देता कि वो नियर फ्यूचर में ठीक भी हो जाएगी, इतनी गंदी है, इतनी बेकार है। तो द इकोनॉमिक कंडीशन शुड बी देयर, क्योंकि इकोनॉमिकल जो होंगे वो लो हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं रमेश इज इकोनॉमिकल बॉय, रमेश जो है वो बड़ा मितव्ययी वाला लड़का है, मितव्ययी लड़का है, राइट? कम खर्चीला लड़का है। रमेश इज इकोनॉमिकल, रमेश इकोनॉमिकल है। तो इकोनॉमिकल मतलब एडजेक्टिव हो गया, दोनों एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव है, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि नाउन के लिए आएगा, और इकोनॉमिकल भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसके मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। इकोनॉमिकल मतलब कंजूस, जो सोच के खर्च करे, राइट? बहुत ही भीचू। और इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। तो यहां पे अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। नंबर 10, जल्दी से बताइए, वो मस्ट बी द एरर, क्या एरर होना चाहिए? Your time is running. He as well as his friends were going for picking strawberries. अच्छा, straw में वो गलत लगा हुआ है। He as well as his friends were going for picking strawberries. What does writer want to speak? Your time is up. Your time is up. बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं as well as जब लग जाता है as a conjunction, तो आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहां वेयर के प्लेस पे हम लोग वॉज का यूज करेंगे, एंड दैट शुड बी द राइट आंसर। द राइट आंसर मस्ट बी ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज। एंड व्हाई डिड वी यूज वॉज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि एज वेल एज, टुगेदर विद, नो लेस देन, these are the some words basically which go with the first subject, right? So which one is the first subject over here? He, and he is a singular, so according to the singular we have to use singular verb, but the writer used plural verb over there, so we have to correct over there, in place of where we have to use was, and that must be the right answer. ठीक है? अच्छा,
स्ट्रॉ, STROW, स्ट्रॉबेरीज का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ का मतलब होता है स्कैटर्ड, बिखरी हुई, ये फुल स्टॉप नहीं है यहां पे। स्कैटर्ड बेरीज मतलब बिखरी हुई जो बेरीज हैं। तो राइटर ने कहा उसके साथ साथ उसके दोस्त जो थे वो जा रहे थे पिक करने के लिए, चूज करने के लिए, चुनने के लिए, उठाने के लिए उन बिखरी हुई बेरीज को। ठीक है, तो वॉज शुड बी द राइट आंसर। नंबर 11 दोस्तों, कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्क्रूलेस वर्ड का आपको बताना है सही सिनोनिम क्या होगा। ये तो 30 सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए। What is the right answer of the word screwless? Screwless का सही सिनोनिम क्या होना चाहिए? What must be the right synonym of the word screwless? That's nice. That's pretty cool, guys. Your time is up here. दोस्तों, screwless जो वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड होता है और इसका मतलब होता है abusive. इस चीज को याद रखेंगे। द राइट मीनिंग ऑफ स्क्रूलेस इज अब्यूजिव, और अब्यूजिव का मतलब हो गया यहां पे विट्यूपरेटिव। विट्यूपरेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव, मतलब अब्यूजिव। कोई भी चीज जो बहुत विषैली होगी, जो अब्यूजिव होगी, उसी को कहते हैं आप स्क्रूलेस। और इसी अब्यूजिव को आप विट्रियोलिक के नाम से भी जानते हैं। नहीं पता तो प्लीज लिख लीजिएगा। आप इसको विट्रियोलिक भी कह सकते हैं, चाहे आप इसे विट्रियोलिक कहें, फिर आप इसे अब्यूजिव कहें, विट्यूपरेटिव या स्क्रूलेस, दे ऑल आर सिनोनिम्स रेस्पेक्टिवली, राइट। मतलब बहुत ही गंदा, वाहियात, गाली गलौज जैसा। बल्कि प्रेजिंग ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसका आंसर होगा नहीं। डल और लाउड भी गलत है। सो वन एंड ओनली बी मस्ट बी द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट, नंबर 12 दोस्तों, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मफल का सही सिनोनिम क्या होना चाहिए? What is the right answer of the word muffle? Come on. आपने किसी की आवाज को मफल कर दिया, muffle the sound. So what do you want to speak when you muffle the sound? Decrypt, break, decode या dull? And your time is up here. दोस्तों, muffle the sound का मतलब होता है dull the sound, मतलब कम कर देना, आवाज का कम होना, लेसन होना। डल कह दें, आप इसको लेसन के नाम से भी जान सकते हैं, राइट। जो स्पष्ट नहीं है, जो क्लियर नहीं है, राइट, जो कम है, आप इसको लो भी कह सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल मफल। जबकि डिक्रिप्ट, ब्रेक और डिकोड ये तीनों के तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब होता है डिकोड कर देना। डिक्रिप्ट का मतलब भी डिकोड होता है और ब्रेक मतलब तोड़ देना, मतलब जो चीज है उसको तोड़ के उसका सारांश निकाल लेना, उसको डिकोड कर देना, उसको ब्रेक कर देना, राइट। ये सारे तीनों सिनोनिम है। जबकि डल जो है वो मफल का सही वर्ड है, मींस डल होना, लो होना, राइट। चलिए नंबर 13 दोस्तों, टेल मी एंटोनियम। ट्रांसग्रेस का सही एंटोनियम क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ द वर्ड ट्रांसग्रेस? कम ऑन एवरीबॉडी, बट जस्ट रिमेंबर यू हैव टू टेल मी द एंटोनियम ऑफ ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है ट्रेसपास, राइट। ट्रांसग्रेस, घुसपैठ कर देना किसी के पास। योर टाइम इज अप। और असम्मान कर देना किसी का, तो आप मिसबिहेव जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। यदि आपसे सिनोनिम पूछा जाए तो मिसबिहेव इसका सिनोनिम हो जाएगा। एर और लैप्स गलत हो गए, एंटोनियम के तौर पे हो गया, आपने मिसबिहेव नहीं किया, आपने सम्मान कर लिया। तो डी इज द राइट आंसर। ओबे कहें, आप इसको रेवरेंस भी कह सकते हैं, रेस्पेक्ट भी कह सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसग्रेस का एंटोनियम, ठीक। नंबर नेक्स्ट, नंबर 14 दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वी आर गोना डू ओनली 15 क्वेश्चंस टुडे, राइट, ऑन अ डेली बेसिस। आई होप दैट वी कैन डू दैट मच। अलाक्रिटी का सही एंटोनियम पूछा गया है आपसे। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द वर्ड अलाक्रिटी? लेकिन एंटोनियम ध्यान रखेंगे, नॉट सिनोनियम, एंटोनियम। एंड योर टाइम इज अप हियर दोस्तों। अलाक्रिटी का मतलब साफ साफ दे रखा है, विलिंगनेस, इच्छा जताना। इट्स कॉल्ड अलाक्रिटी। जब आप इच्छा जताते हैं, किसी को पसंद करते हैं, रेडीनेस दिखाते हैं,
जोश दिखाते हैं, ईगरनेस दिखाते हैं। तो ये तो हो गए तीनों के तीनों अलैक्रिटी के सिनोनिम। आपसे पूछा गया था इसका एंटोनियम, तो द राइट एंटोनियम इज अपैथी। अपैथी का मतलब होता है हेट। जब आप किसी भी चीज से नफरत करते हैं, आप इससे घृणा करते हैं, आप अभोर करते हैं, अभोर कहिए, हेट कहिए, दिस इज व्हाट वी कॉल अपैथी, मतलब नफरत करना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एंटोनियम ऑफ द अलैक्रिटी वर्ड। ठीक है। नंबर 15, द लास्ट फॉर टुडे। इन विच सेंटेंस द गिवन वर्ड हैज बीन यूज करेक्टली। इन तीनों में से किस सेंटेंस में टॉक्सिक का सही यूज हुआ है? जल्दी से पढ़ें इसको और मुझे बताएं इन तीनों में से सेंटेंसों में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो कि टॉक्सिक का सही मीनिंग निकाल रहा है। The patient became toxic 2 days later. I missed the deadline but was granted toxically. She had been in a toxic relationship. And your time is up. दोस्तों तीनों सेंटेंस बहुत सिंपल थे। The patient became, patient जो है वो हो गया toxic 2 days later, 2 दिन बाद मदहोश हो गया, 2 दिन बाद वो बेहोश हो गया, वो नशे में झूमने लगा। The patient became toxic, क्योंकि टॉक्सिक का मतलब दोस्तों पॉइजनस भी होता है, टॉक्सिक का मतलब अनकॉन्शियस भी होता है। तो यहां पे अनकॉन्शियस से है द पेशेंट बिकेम टॉक्सिक 2 days लेटर, 2 दिन बाद। सेकंड में आया आई मिस द डेडलाइन, मैंने डेडलाइन मिस कर दी, मतलब कोई डेट थी, आपको एग्जाम की फॉर्म भरना था और एग्जाम फॉर्म भरने की एक डेट थी वो जो कि आपने मिस कर दी। आई मिस द डेडलाइन बट वॉज ग्रांटेड टॉक्सिकली, लेकिन मुझे ग्रांट कर दिया गया टॉक्सिकली। यहां टॉक्सिकली का क्या मतलब है भैया? लेकिन मुझे बेहोशी में ग्रांट कर दिया गया, मतलब क्या? सो बी में कोई सेंटेंस का सेंस नहीं बनेगा टॉक्सिक से। ठीक है। सी ने कहा शी हैड बीन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो ऐसे रिलेशनशिप में थी जिसमें से वो निकल ही नहीं पाई थी, मतलब शी हैड बीन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि इंसान बिल्कुल ही पड़ा रह जाए, डूब जाए, राइट, जिसमें कि अपने आप की स्थिति को बदतर कर ले। तो शी हैड बीन, वो थी इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक दोस्तों एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऐसी रिलेशनशिप जिसमें कि गलत चीजों का भावना आ जाए, जिसमें गलत चीजें प्रवेश कर जाएं, तो वो होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक पॉइजनस रिलेशनशिप जो कि आपको गलत प्रूव कर दे। तो टॉक्सिक यहां पे सही है, बिल्कुल सही है टॉक्सिक का मतलब। ठीक है, राइट। सो नंबर ए एंड सी दे बोथ आर राइट, बी गलत है, ए और सी जो है इसके सही आंसर है। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के 15 क्वेश्चन। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए, हाउ मच यू गॉट आउट ऑफ 15। दोस्तों प्लीज राइट इट डाउन टू द कमेंट बॉक्स, राइट, ऑन द कमेंट बॉक्स स्पेशली। सो फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को यहीं पे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको दोस्तों शेयर करें जितना हो सकता है, और साथ ही साथ सभी क्लासेस का आनंद लें मस्ती से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली मिल सकें, और एसबीआई के सभी एस्पिरेंट जिनके एग्जाम्स हैं और जो भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि इंग्लिश सभी में सेम सी आती है, तो तैयार रहें, एनर्जेटिक रहें और मस्ती से इन चीजों को कंप्लीट करें। यदि कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।